नमस्कार, KRG न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम साक्षात्कार की इस कड़ी में आपके सम्मुख लाए हैं AKP महाविद्यालय की प्राचार्य डिम्पल विज जी को। तो हम जानेंगे उन्होंने विद्यालय के लिए क्या क्या किया, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की और उनका जो व्यक्तिगत विषय है, कौन सा विषय वो स्वयं पढ़ाती हैं, कितने उनके सामने संघर्ष की स्थिति बनी। तो ये सब चीज़ जानेंगे हम प्राचार्य जी से। तो प्राचार्य जी, KRG न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो आप हमें सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं प्रोफेसर डिम्पल विज हूँ और आयोग से एजुकेशन कमीशन से चयनित होने के बाद खुर्जा में आर्य कन्या PG कॉलेज की प्राचार्य बनी हूँ। इससे पहले मैं MMH कॉलेज गाज़ियाबाद में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर थी एंड मैंने वहाँ 21 साल अध्यापन का कार्य किया है। उससे पहले मैंने गवर्नमेंट में भी काम किया है। तो PCS कमीशन क्वालिफाई किया, एजुकेशन कमीशन क्वालिफाई करके मैं MMH कॉलेज में आई और अब अगेन आयोग का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ पर खुर्जा में AKP महाविद्यालय में हुई। जब मैं यहाँ पर आई तो मैं देखकर हैरान रह गई और मैं देखकर बहुत पजल्ड भी हुई कि महाविद्यालय की हालत इतनी ख़राब थी, इतना जर्जर था। कोई भी महाविद्यालय, वो भी उच्च शिक्षा का केंद्र, ऐसा कैसे हो सकता है। कॉलेज में भी इतना कूड़ा था, कॉलेज का गेट एकदम जर्जर था, कॉलेज की बाउंड्री वॉल नहीं थी, जो कमरे थे उसकी दीवारें, उसकी चौखटें गिरने को आ रही थी, कमरों में खिड़कियां नहीं थी, लाइट नहीं थी। हैरान रह गई मैं कि ये बच्चे यहाँ पढ़ कैसे रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा घटनाएं तब हुई जब ये पता चला कि हर 15 दिन के बाद बच्चियाँ यहाँ से भाग जाती थी और पुलिस कॉलेज में आती थी। तो मैं एकदम हैरान रह गई। मुझे लगा कि यहाँ मुझे रुकना चाहिए और इन बच्चों के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि इन लड़कियों को वाकई ही एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो कि इन्हें दिशा दे सके। क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है और ख़ास तौर से मुझे सौभाग्य है कि मुझे लड़कियों का भाग्य बनाने का मौका मिला। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो लड़कियां, उसमें हमारी युवा शक्ति पहले आती है। पहले तो ये देखा कि काम कहाँ से शुरू किया जाए। तो फिर शुरुआत हुई कि सबसे पहले मैंने SDM की हेल्प ली। मैंने JCB बुला करके सबसे पहले कॉलेज में कूड़ा उठवाया तो पता चला कॉलेज का दूसरा गेट है, बाउंड्री वॉल में जगह जगह छेद हो रहे हैं, जहाँ से सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, कोई रात को अंदर ना आ जाए, तो बाउंड्री वॉल बनानी शुरू की। लेकिन चूंकि महाविद्यालय में फ़ंड का इतना क्रंच था कि हमारे पास बाउंड्री वॉल बनाने के पैसे ही नहीं थे। ऐसे में ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो चलो जहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं, हमने वहाँ से किया। फर्नीचर एकदम टूटा हुआ था तो सबसे पहले हमने कारपेंटर को लगा के जितना फर्नीचर ठीक हो सकता था उस सारे फर्नीचर को ठीक कराया। उसके बाद चौखटें ठीक करवाई। उसके बाद जो है हमने इसकी खिड़कियाँ, क्योंकि पता चला नवंबर दिसंबर में बच्चे बिना खिड़कियों के पढ़ाई कर रहे थे, तो जिन जिन रूम्स में खिड़कियाँ कम थी, उखड़ी हुई थी, नहीं थी, उनको लगवाया। फिर हमने लाइटनिंग पे ध्यान दिया तो पता चला कि खुर्जा में लाइट की व्यवस्था बहुत जर्जर थी। महाविद्यालय में 6 mm के पुराने ज़माने के तार पड़े हुए थे और अगर कोई भी 3-4 लाइट जल जाए तो वो ब्लास्ट कर जाते थे। तो रोज़ ब्लास्ट की प्रॉब्लम, रोज़ जो है इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की प्रॉब्लम, ना यहाँ के इतने इलेक्ट्रीशियन काबिल थे। तो सबसे पहले अगला फोकस हमारा ये था कि लाइटनिंग की व्यवस्था वो ठीक की जाए। तो सबसे पहले हमने यहाँ लाइट लगवाए, बड़े बड़े तार डलवा करके लाइट किया। एग्ज़ाम आए तो जो है यहाँ पे CCTV की प्रॉब्लम आई, क्योंकि कैमरे महाविद्यालय में काम नहीं कर रहे थे। फिर कैमरों के लगवाए, हर कमरे में कैमरे लगवाए गए। फिर तो है हमने सोसाइटी से भी फंड इकट्ठा करना शुरू किया, हमने CSR फंड इकट्ठा करना शुरू किया, हमने लोगों की मदद लेनी भी शुरू करी, अपने बेस पे भी खड़े हुए। सबसे पहले हमने जो नीचे PG के रूम्स थे उसमें टाइल लगवाए, उसमें हमने पेंट कराया, उन 3 रूम्स को PG के ठीक कराया। उसके बाद हम हर साल एक साइड की बाउंड्री वॉल बनाते चले गए। इवन ताज्जुब ये हुआ कि हमारे पास जब पैसे नहीं बचे थे तो कॉलेज में जितना भी कबाड़ भी इकट्ठा होता था या कुछ भी होता था, हम उस पैसे को जो बेचते थे उससे भी हम कॉलेज का सामान लाते थे और कॉलेज का सामान ला करके हमने बाउंड्री वॉल को धीरे धीरे तैयार कराया। और बाउंड्री वॉल में भी अगर एक साइड हमारे पास प्लास्टर कराने के लिए नहीं था तो हमने केवल बाहर की तरफ प्लास्टर कराया, अंदर प्लास्टर नहीं करा पाए। हमने गेट जो है वो स्लीववेल फाउंडेशन की मदद से बनवाया, उन्होंने हमारा गेट रिनोवेट करा के दिया। 4 साल में जाकर के यहाँ की बाउंड्री वॉल पूरी हो पाई। इतना पैसा उसमें लगना था जो महाविद्यालय के पास नहीं था, लेकिन हमने फिर भी हिम्मत करी। उसके बाद हम ऊपर के रूम्स की तरफ चले,
हमने उनको ठीक कराना शुरू किया। महाविद्यालय में लड़कियों के लिए तो टॉयलेट थे, पर ताज्जुब ये था कि जेंट्स के लिए बाहर से आने वाले कोई टॉयलेट नहीं था। और ख़ासतौर से जब चुनाव होता था और अगर जो है सीआरपीएफ या कोई भी टुकड़ी आकर के रुकती थी तो उनके लिए नहाने वगैरह की कोई भी जगह नहीं थी, ना ही कोई टॉयलेट था। तो हमने एक कॉर्नर पे एक हमारा टॉयलेट जो बहुत ख़राब था उसको रिनोवेट कराया और उसका नाम रखा कबाड़ से जुगाड़। बहुत इनोवेटिव आइडिया। कॉलेज में जितने भी हमारे टाइल्स वगैरह बचे हुए थे, जितना भी सामान था, हम अपने स्टोर रूम से निकाल के लाए और बहुत कम पैसों के अंदर हमने वो कबाड़ से जुगाड़ बना करके एक बहुत सुंदर बाथरूम जो है सारे अपने ड्राइवर, सारे अपने आने वालों को दिया, जेंट्स को, जो कि महाविद्यालय में आते थे लेकिन उनके पास कोई जगह ही नहीं होती थी कि वो जाएँ कहाँ। इसके बाद हमने फोकस किया साथ के साथ इनके एकेडमिक्स पर, क्योंकि एकेडमिक्स ही मेन था जो बच्चों को आगे ले जाना था। तो सबसे पहले महाविद्यालय में आते ही मैंने 5 स्किल के कोर्स खोले। अगले साल 11 हुए, फिर अगले थोड़ा सा बीच में रोकूंगा। मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि इसमें कुल कितनी संख्या है अभी बच्चों की? जब मैं आई तो शुरू में केवल 850 बच्चे थे, लेकिन हमने उसे बढ़ा करके 1100 किया। पहले साल यहाँ पे जब मैं 21-22 में आई तो 1100 बच्चे हो गए, अगले साल भी 1100 बच्चे हुए। लेकिन एनईपी आने के बाद थोड़ा सा ट्रेंड डाउन हुआ, क्योंकि एनईपी काफ़ी सख्त है और एनईपी में बच्चे को रेगुलर कॉलेज में आना कंपलसरी है। तो अगले साल हमारे पास लगभग 1050 बच्चे रहे। लेकिन एनईपी में जिस साल सब समर्थ आया, क्योंकि यहाँ के बच्चे गांव के हैं, वो नहीं जानते कंप्यूटर को चलाना, उन्हें नहीं पता चलता, गवर्नमेंट केवल 2-2 दिन के लिए पोर्टल ओपन करती है, तो बाद में एडमिशन कम होने लगा, फिर 900 और इस साल 850 बच्चे यहाँ पर हैं। लेकिन समर्थ की वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अच्छा पार्ट ये रहा कि आज हमारे कॉलेज में ड्रॉप आउट रेट बहुत कम है। जितने भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ से बीए करके जाएं। फर्स्ट ईयर में ज़रूर दिक्कत आई, क्योंकि इतना ज़्यादा हौच पौच एनईपी में था, इतने सारे स्किल कोर्सेज थे, बच्चों को माइनर करना था, को करिकुलर करना था। ख़ास तौर से को करिकुलर जो है कंप्यूटर चेकिंग के कारण और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के कारण उसमें बच्चों का फेलियर रेट ज़्यादा हाई रहा। फेलियर रेट हाई होने से उसका इम्पैक्ट जो है वो पीजी के एजुकेशन पे पड़ा और पीजी में एडमिशन थोड़े कम हुए। लेकिन धीरे धीरे अब उसको ओवरकम किया जा रहा है, बच्चे भी ट्यून्ड हो रहे हैं उसको करने के लिए। और सबसे अच्छा पार्ट है हमारा जो स्किल कोर्सेज का है। हमने हमारे कॉलेज में शुरू में स्किल कोर्सेज के लिए ना कोई लैब थी, ना कोई सुविधा थी। हमने शुरू में 5 कोर्स स्टार्ट किए, लेकिन उसके बाद तुरंत ही हमने स्लीपवेल फाउंडेशन के साथ टाई अप किया और हमें नमिता गौतम मैम का बहुत साथ मिला और उन्होंने अपने स्लीपवेल फाउंडेशन में जो स्किल कोर्सेज वो चलाते हैं, सैटरडे का दिन केवल हमारी लड़कियों के लिए फ्री कर दिया। 6 कोर्सेज हमारे वहाँ से चले, 5 कोर्सेज हमारे कॉलेज में चले। उसके बाद हमने भी इंक्रीज़ किए, अगले साल 11 के बाद 17 हुए, फिर 19 हुए। इस समय महाविद्यालय में दोनों सेमेस्टर में मिला के 19 कोर्सेज चल रहे हैं। उसके बाद हमने CGCRI से टाई अप किया, क्योंकि खुर्जा इज ए सिरेमिक सिटी ऑफ इंडिया और यहाँ पे सिरेमिक की 450 यूनिट्स फंक्शनल हैं और उनको काम करने के लिए स्टूडेंट्स, युवा शक्ति चाहिए, जो उन्हें नहीं मिल रहा था। CGCRI के वर्कशॉप्स में हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। कई हमारे अब तक 12 बैचेस वहाँ से ट्रेंड हो चुके हैं बच्चों के, और वो बच्चे सीधे जो हैं पॉटरी में प्लेसमेंट ले रहे हैं। इस साल हमने बच्चों को 3D पेंटिंग की भी सिरेमिक में ट्रेनिंग कराई, सिरेमिक फाउंडेशन की हेल्प से। तो इस तरीके से हम उन्हें एड ऑन कोर्सेज के रूप में CGCRI के वर्कशॉप में भेजते हैं। एक बार कॉलेज की एडमिशन फ़ीस वो बहुत कम है, आराम से दे देती हैं, लेकिन 2 बार यूनिवर्सिटी फ़ीस लेती है, एग्ज़ाम फ़ी जो नहीं दे पाती। तो जब तक वो कमाएंगी नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और कितनी बच्चियां हमारी ऐसी रह गई जो अपना एग्ज़ाम ही नहीं दे पाई, क्योंकि वो उनके पास एग्ज़ाम फॉर्म की भरने के लिए फ़ीस ही नहीं थी। जब हमें ये बात पता चली तो हमने अपने फोकस को चेंज करते हुए सबसे पहले ये बनाया। और हमारी अब काफ़ी सारी लड़कियाँ जो हैं वो इतना कमा रही है कि 2-3 हज़ार रुपये महीना तो कमा लेती हैं, जिससे वो अपनी फ़ीस भर सकें और अपने आप हम उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। इसीलिए हमारा फोकस इस समय भी हमारे महाविद्यालय में 4 कोर्सेज चल रहे हैं। मैं डॉक्टर रोहित कुमार चौधरी MD हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ और पासो रोड पे हम एक पिछले 2 वर्षों से एक अस्पताल को चला रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि हम पिछले 40 वर्षों से चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें मेरे पिताजी पिछले 35 वर्षों से पुरानी तहसील रोड पर चौधरी क्लिनिक करके एक हमारा क्लिनिक था, उस पर मैंने भी प्रैक्टिस करी है। पिछले 2 वर्षों से हमने ये हॉस्पिटल खोला है और उसमें हम जितने भी चिकित्सा सेवाएं जो जैसे नोएडा हैं,
गाजियाबाद हैं, अलीगढ़ हैं, मेरठ हैं, वो सारी चिकित्सा सुविधाएं हम अपने अस्पताल में यहाँ दे रहे हैं। वो सारी सुविधाएं जैसे आयुष्मान है, टीपीए है, हमारे यहाँ जनरल फिजिशियन है, गायनी है, पीडियाट्रिक है, ये सारी सुविधाओं के साथ हम अपना अस्पताल चला रहे हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ लोगों की सेवाएं करना है। सारी सुविधाओं के साथ हम अपना सुविधा यहाँ दे रहे हैं। जितनी भी चिकित्सा सेवाएं हैं हमारे यहाँ 24 आवर्स सारी लैब की व्यवस्था है। जितनी भी बेसिक जांच हैं वो, जितनी भी वेंटिलेटर के साथ जो ज़रूरत पड़ती हैं वो भी सारी हमारे पास हैं। 24 घंटे हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर ओपन है, 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा है, एक्सरे की सुविधा है, और आने वाले टाइम में हम लोग अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, ब्लड बैंक की सुविधा और करने वाले हैं। हमारे यहाँ पीडियाट्रिक भी है, गायनी भी है, जनरल सर्जरी भी है, मेडिसिन भी है। सभी में हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सभी अपने अपने डिपार्टमेंट के। मेरे यहाँ अभी हम 50 बेड के साथ काम कर रहे हैं। आने वाले 3 या 4 महीनों में हम 100 बेड को अस्पताल चलाएंगे 100 बेड के साथ। द आर्ट यूनिवर्सिटी खोलनी होगी और स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी को ये टारगेट देना होगा कि वो उस डिस्ट्रिक्ट की पहले मैपिंग करे, स्किल मैपिंग करे और ये देखे कि उस डिस्ट्रिक्ट में किस तरह के कोर्सेज को खोलने की ज़रूरत है और लोकली लेवल पे कौन से ऐसे कोर्सेज खोलने चाहिए कि बच्चे वहाँ के लोकल लोगों के लिए, लोकल इंडस्ट्री के लिए तैयार हो सके। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना बहुत अच्छी है, लेकिन जब वहाँ स्किल ही नहीं मिलेगा, वहाँ के बच्चे उसमें ट्रेंड ही नहीं होंगे, उनको लेबर ही नहीं मिलेगा, तो वो कामयाब कैसे होगी। तो जब आपने 1 डिस्ट्रिक्ट ODOP किया है तो ODOP के साथ आपको यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ेगी और उस ODOP के लिए आपको ट्रेन्ड स्टाफ तैयार करना पड़ेगा। सिरेमिक इंडस्ट्री खुर्जा में है लेकिन इनको लेबर नहीं मिल रहा, 3D पेंटिंग के इंजीनियर नहीं मिल रहे, तो आप ऐसे इंजीनियरिंग के लोग लाएं, आप ऐसे रिसर्च के लोग लाएं, आप MBA के लोग लाएं, आप उसमें ग्लोबल लेवल से कम्पीट करने वाले रिसर्च माइंडेड पीपल, क्रिटिकली माइंडेड पीपल तैयार करें। उसके अलावा 2nd लेवल के कोर्सेज, ITI डिप्लोमा कोर्सेज सिरेमिक में लाएं। आपको आर्टिस्टिक डिजाइन BFA के कोर्सेज लाने होंगे, सिरेमिक डिजाइन के कोर्सेज लाने होंगे। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी में आपको एक स्टेट ऑफ द आर्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी खोलनी होगी और उसको ये टारगेट देना होगा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के युवाओं को वहाँ की लोकल नीड प्लस ग्लोबल नीड, क्योंकि हमें लोकली compete नहीं करना, हमें ग्लोबली भी compete करना, हमें अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करना है। हमारे सामने चाइना से compete करने की चुनौती है, हमारे सामने क्वालिटी कंट्रोल की चुनौती है, क्योंकि क्वालिटी लेवल पे हमारा सामान पुअर है, जिसकी वजह से जो है हम नहीं कर पाते। बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया इन्होंने कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 व्यंजन का प्रोग्राम अभी आया, लेकिन खुर्जा की ही खुरचन दूर दूर तक मशहूर है, आदर्श नमकीन दूर दूर तक मशहूर है, GI टैग तो अभी तक नहीं मिला। अभी तक हम उसे FSSAI का वो नहीं दिला पाए। तो हम इन्हें अगर लोकल मार्केट से ग्लोबल मार्केट तक ले जाना चाहते हैं तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, उसके लिए हमें वो युवा शक्ति तैयार करनी पड़ेगी और युवा शक्ति तैयार होगी आपकी इन कॉलेजेस से, युवा शक्ति तैयार होगी आपकी यूनिवर्सिटी से। तो फोकस कीजिए और खोलिए कि सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी खोलें, यूनिवर्सिटी के थ्रू इन पहले युवा शक्ति तैयार करें, ट्रेन करें, उन युवाओं को गाँव-गाँव में रिप्लीट करें और वो जाकर के, जैसे हमने उन्नत भारत अभियान में 5 गांव और महिला अध्ययन केंद्र में 1 खोल ले रखा है, 6 गांव के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। अगला NSS कैंप हम अपने महिला अध्ययन केंद्र से अपने उसी अडॉप्टेड गांव में लगाने जा रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज इन युवाओं के साथ मिलकर उनके लिए काम करें, देश तभी डेवलप होगा, उत्तर प्रदेश विकसित तभी बनेगा। जब तक आप एजुकेशन और इन पर फोकस नहीं करेंगे, आपका उत्तर प्रदेश विकसित हो ही नहीं सकता। तो मेरी योगी जी से खास तौर से अपील है कि खुर्जा और बुलंदशहर में भी बहुत पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आप एक यूनिवर्सिटी खोलिए, स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसके बिना आप विकसित उत्तर प्रदेश नहीं बना सकते। ये आपने एक सुझाव दिया है, सरकार के लिए सुझाव है, हम भी अपने चैनल के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप KRJ न्यूज़ में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। ओके। Don't forget to subscribe and follow us.